नमस्कार, कशिश न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रीतम कुमार। 1 तारीख यानी शनिवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट को लेकर हर एक तबके में अपेक्षा है और हर एक तबका केंद्रीय सरकार से और खासकर वित्त मंत्री से राहत की उम्मीद लगाए हुए है। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना में एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट पे, और जैसा कि नाम से ही आपको पता चल पा रहा होगा कि एक प्रबंधन संस्थान है। काफ़ी दशकों से यहाँ के पढ़े हुए छात्र आज देश के अलग अलग कॉरपोरेट सेक्टर में अपनी सेवा दे रहे हैं। पिछले महीने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। यहाँ पे हालांकि वो हमेशा याद आएंगे। यहाँ पे उनको याद रखना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि आपको याद होगा कि 91 में केंद्रीय बजट उन्होंने पेश किया था और देश के आर्थिक हालात बहुत ही बुरे थे। उन्होंने जिस तरीके से बजट पेश किया उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति बदल गई और एक प्रकार से भारत जो है वो संपन्न देश की दौड़ में आ गया। आपको क्या लगता है कि बजट तो हर साल पेश हो ही जाता है, ये तो इस सरकार का काम है, इस बार का बजट कैसा होना चाहिए? क्या उस तरह के बजट की अपेक्षा आप रखते हैं? सर, जैसा आपने जिक्र किया स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह सर का, तो 1991 जब उन्होंने वो बजट पेश किया था, हमारे पास जो कैश रिजर्व्स थे वो अप्रॉक्स 7 डेज़ के ही थे। उनके बजट पेश करने के बाद हमारा जो एलपीजी का आया फॉर्मेशन, जो कि हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल साबित हुआ। इनफैक्ट उसके बाद अगर आप 2008 में देखेंगे जो क्राइसिस आई थी, इट वाज आल्सो की रोल इम्पैक्ट जो 1991 में लिया गया था, उसका हमें एक रिज़ल्ट देखने को वहाँ पे मिला जहाँ पे हमारी इकोनॉमी बहुत हद तक स्टेबल हो गई थी, बहुत डाउनफॉल में नहीं गए थे। सर, ये बजट हर साल जो आता है ये एक उम्मीद लेके आता है मिडिल क्लास के लिए, रिच क्लास के लिए, एज वेल एज़ फॉर द पॉवर्टी पीपल्स। हर साल बजट में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो समाज के हर तबके को कहीं ना कहीं एक उम्मीद देते हैं जगने की, बढ़ने की। और जैसा कि अभी इस साल का बजट आने वाला है, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जैसे कि अभी हमारा जो टैक्स स्लैब है वो 7 लाख से लेकर 10 लाख तक के लिए 10% है, 10 से 12 के लिए 15%, 12 से 15 के लिए 20% और 15 प्लस के लिए 30% है, जो कि थोड़ा सा हैवी हो जा रहा है मिडिल क्लास के लिए। एक बात ये भी तो है कि जिन लोग की कमाई 5 लाख तक की है उनको सरकार ने फ्री कर रखा है, ये भी तो है। बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होंगे, महंगाई दर जो है जिसे हम इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं, वो 7 to 8% के हिसाब से वो हर साल बढ़ती है। तो इस हिसाब से आपका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो भी तो घट रहा है। पहले आप 100 रुपये में 1 kg चीनी लेके आते थे, आज वो चीज़ आपका घट के 750 ग्राम 800 ग्राम होगी। वो 200 ग्राम का डिफरेंस भी तो है ना सर। तो पैसे बढ़ जाने से उसकी अहमियत उतनी रहे, वो भी तो देखना होता है। सरकार से क्या उम्मीद है? जो केंद्रीय मंत्री हैं, आप क्या चाहेंगी? जैसे आपका कोर्स पूरा हो जाएगा 2026 में, जब आपका कोर्स पूरा होने वाला होगा तो एक घर वालों का दबाव होगा और आपकी भी अपेक्षा जायज होगी कि हमें एक बढ़िया कंपनी में बढ़िया पैकेज पे हमें नौकरी मिले। ये तभी संभव है जब कंपनियों के पास पैसे होंगे। कंपनी के पास जब पैसे होंगे तभी आपको पैसे देगी। तो क्या चाहते हैं कि मार्केट किस तरीके से ग्रो करे कि आपका भी हित कायम रहे और कंपनियां भी प्रॉफिट में आए? क्या अपेक्षा है? क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए? सरकार को सारे सेक्टर्स में इक्वली नज़र करके जहाँ उसको लगता है कि कम हो रहा है, जहाँ उसका नज़र कम है, उसके में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि जो पहले से एक स्टेबल चीज़ है उसमें उसको इन्वेस्ट करके उसको अब आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे सारे सेक्टर में वो इन्वेस्ट करेगा तब जितने भी लोग हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक ही सेक्टर में वो बढ़ रहे हैं। सारे सेक्टर, सारे बच्चे सारे जगह जाके अपना डेवलपमेंट करेंगे। लोग कह रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी की जरूरत है। लोग कह रहे हैं कि भारत में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन वो महंगी बड़ी होती है। अगर कोई पेट्रोल की गाड़ी है, पेट्रोल की कोई जो स्कूटी पेट्रोल से चलती है और जो स्कूटी बिजली से चार्ज होती है, उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो अगर इस तरह का सरकार एक तरफ कह रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए, तो आप छूट दीजिएगा ना। तो क्या उम्मीद है आपकी इस मामले में? आप क्या करना चाहती हैं? सरकार को जो ग्रीन एनर्जी आप बोल रहे हैं उन लोग को मदद करनी चाहिए। जैसे ग्रीन एनर्जी वाली जो कंपनियां हैं उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाता है, तो उनका ये मजबूरी हो जाता है कि वो उस चीज़ का पैसा बढ़ा के लेंगे तभी उनको प्रॉफिट होगा। तो सरकार को इसमें कुछ छूट देना चाहिए उन लोग को। जब मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा हो, उन्हें
और सब में छूट देना चाहिए। इससे वो फ़ायदा होगा कि वो कम प्राइस में आएंगी और लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, तो ये चीज़ बढ़ेगा फिर। इनकम टैक्स पे बात हो रही थी, जैसे ये कह रहे थे कि जो 7 लाख, जिनकी कमाई 7 से 10 लाख के बीच है, जिनकी कमाई 10 से 15 लाख के बीच है, तो अलग अलग स्लैब बना हुआ है। तो क्या चाहती हैं कि कुछ इनकम जो जो तबका ऐसा है जो मिडिल क्लास है, जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा केवल टैक्स के रूप में सरकार को दे रहा है, कुछ छूट मिलनी चाहिए, आप लोग को क्या लगता है? हाँ, कुछ छूट तो मिलनी चाहिए। जैसे अभी 2 स्लैब चलता है, एक ओल्ड रिजीम और एक न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम वाले में है कि 4 लाख के ऊपर है, और मतलब इसमें उन लोग को ये करना चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इन लोग 4 लाख से ही शुरू कर देते हैं, तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है, अभी तो 86 रुपीज है $1 के मुकाबले। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? और रुपया अगर नहीं सुधरेगा तो फिर दिक्कत हम जैसे लोगों को होगी, तो इसके लिए सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए? आप बताइए आकाश, क्या करना चाहिए? जैसे हम अगर डॉलर हमारा ज़्यादा वो स्ट्रांग होते जा रहा है रुपये के कंपैरिजन में, तो उसका एक मेन रीज़न ये है कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। और द थिंग इज़ कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण हम बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और हमें उन चीज़ों के लिए अमेरिका पे शिफ्ट होना पड़ रहा है, जबकि बाहर के देशों पे शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो इसके वजह से हमारा डॉलर तो मजबूत हो ही रहा है। सेकेंड थिंग इज़ कि जो ग्लोबल मार्केट है उसमें रुपये का वैल्यू डाउन होते जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है। ठीक है, सो एक्सपोर्ट एक पॉइंट हो सकता है कि अगर हम इंडिया का एक्सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा बढ़ा दें तो उसके वजह से हम लोग का डॉलर कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ जो भी आईटी सेक्टर्स वगैरह हैं, जैसे इंडिया में जो लेबर्स अगर हम देखा जाए तो इंडिया के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं कंपैरिजन टू अमेरिकन। ठीक है, वहाँ का जो उनका सैलरी पैकेज है आईटी का, वो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो द थिंग इज़ कि अमेरिकन्स जो हैं वो आईटी की सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह को यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं या फिर उनको हायर कर लेते हैं, वो उनका बहुत कम सैलरी पैकेज में हायर करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे भी लोगों को कम मिलता है और वहाँ पे उन लोगों का इजीली काम हो जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों का काम निकलता चला जाता है। तो ये भी एक फैक्ट। गोल्ड गहना पहनना लड़कियों का, औरतों का शौक होता है। इन्होंने नहीं पहन रखा है, आपने पहन रखा है। ये बड़ा महंगा होते जा रहा है लगातार। सोने की कीमतों में लगातार उसकी मेकिंग चार्ज भी बहुत ज़्यादा है। वित्त मंत्री महिला है, आप लोग क्या अपेक्षा है? क्या गोल्ड मेकिंग चार्ज है जो सोने की कीमतों लगातार बढ़ोतरी हो रही है, खासकर जब शादी ब्याह का मौसम होता है तो 80,000 70,000 से कम सोना नहीं होता है, तो क्या लगता है कि इस बारे में सरकार को कुछ सोचने की जरूरत है? क्या लगता है आपको? ऐसा बजट में कुछ प्रावधान होना चाहिए कि सोने की कीमतों में कुछ कमी आ जाए? अब तो चांदी नहीं रही, वही महंगी हो रही है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जैसा बोला कि वित्त मंत्री भी एक महिला है, और हमारी सोसाइटी में खास करके सोना एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। लोग भले ही कुछ ना देखें शायद शादियों में, पर सोना ज़रूर देखते हैं, तो ये एक है। बट अगर हम इसको दूसरी नज़र से देखें, जो कि मेरा नज़रिया है, तो अगर हम उस लड़की को सोना पहनाने के बजाय उसे एक अच्छा शिक्षा का माहौल, वो बिना टैक्स पे किए हुए आपको एक अच्छा लोन जिसमें आपको इंटरेस्ट ना मिले, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए, तो वो लड़की एक खरा सोना बन के निकलेगी। वो शायद ज़्यादा बेहतर होगा एक उस फील्ड के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो। क्या चाहेंगी कि ऐसा सरकार की तरफ से क्या किया जाए ताकि कमाई ज़्यादा हो? और ठीक है, टैक्स देना तो हमारा काम है, कमाई ज़्यादा से ज़्यादा हो। जिस तरह से कमाई पहले हो रही थी, उस कमाई में लगातार कटौती होती चली गई है। चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो उसकी कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। आखिर इस पर राहत कब मिलेगी हम लोगों को? क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले तो मिडिल क्लास पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो हम इंडिया की जैसे बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिडिल क्लास है, और ज़्यादातर हमारे इंडिया का जो वेल्थ है वो सिर्फ कुछ लोगों में ही उनके पास ही है। और तो गवर्नमेंट को सिर्फ मिडिल क्लास के बारे में एक बार विचार करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। और जहाँ तक कि टैक्स की बात करूँ तो वो मिडिल क्लास के लिए तो बहुत अफोर्डेबल नहीं हो रही है। वो अपने ज़्यादातर कमाई का हिस्सा दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी, पटना को भी स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है। ये स्मार्ट सिटी की रफ्तार बड़ी धीमी हो गई है, सरकार का ध्यान भी इसमें कम है। स्मार्ट सिटी बने,
जब तक नई चीज़ें नहीं होंगी तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा। सड़कें नहीं बनेंगी, पुल नहीं बनेंगे तो फिर उसमें मजदूर नहीं आएंगे, सीमेंट की खपत नहीं होगी, छर्री की खपत नहीं होगी। तो स्मार्ट सिटी को लेकर आपका क्या मानना है? क्या बिहार को या देश को कितने स्मार्ट सिटी की जरूरत है, और इसके लिए सरकार को शहरी आधारभूत संरचना, शहर में जिस तरीके से लगातार ट्रैफिक का बोझ बढ़ते जा रहा है, इससे दूर करने के लिए सरकार को क्या उपाय करना चाहिए? क्या बजट में इसको लेकर कोई प्रावधान करना चाहिए? ओवर ब्रिज का निर्माण हो, अस्पताल का निर्माण हो, नए नए पुल बने, इसको लेकर सरकार को क्या करना चाहिए? मोहिनी, अगर सरकार टैक्स कम करेगी तो हमारे पास पैसा बचेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे और बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, एम्प्लॉय की हायरिंग होगी और इस तरह से इकोनॉमिक एक हम लोग का ग्रिप आएगा। तो इस तरह से हम लोग एक इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ सिटी को बदलने के लिए सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग एक स्मार्ट सिटी बिहार को भी बना सकते हैं। अब जैसा देखिए, जो मैं कोर्स जो परस्यू कर रही हूँ BBA, तो जैसा मैंने सुना है बाकियों से, जितना मैंने देखा है कि ये BBA के बाद अब जैसे जो टेक्निकल कोर्स हो गया BTech वगैरह, तो उसके बाद जो प्लेसमेंट जो लगते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। बट ये जो BBA जो कोर्स है ना, ये लोग इस कोर्स को इतना वैल्यू नहीं देते हैं। तो जो कंपनीज़ हैं तो वो ज़्यादा BBA स्टूडेंट्स को प्रेफर नहीं करते हैं। तो BBA स्टूडेंट्स के लिए मार्केट में उतना स्कोप नहीं है जितना जो BTech स्टूडेंट्स होते हैं या जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बैचलर्स करते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा जो BBA कोर्स है, मार्केट में उतना अपॉर्चुनिटी तो नहीं है हम लोग के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो BBA के बाद MBA प्रेफर करते हैं, उसके बाद फिर जॉब में वो लोग जाते हैं। तो MBA के बाद उन लोग को बहुत हाई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हाई पैकेजेस भी मिलते हैं। तो दिस इज़ माय पॉइंट। बिहार को क्या देखते हैं? क्या बिहार को कुछ मिलना चाहिए बिहार के लिए? क्योंकि बिहार में देश के बाकी राज्यों की तुलना में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। यकीनन जब आप बेंगलोर जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, भुवनेश्वर और जयपुर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा पटना कहाँ टिकता है उसके सामने। बिहार के लिए क्या मान के चलते हैं? क्या नाम है आपका? नसीम बनर्जी। कहाँ से बनर्जी? ठीक है, बताइए क्या आपको अपेक्षा है? What I think there should be some infrastructure development over here in order to हिंदी। तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली यहाँ पे अगर हम लोग को IT या फिर कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे हो तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे डेवलपमेंट करना पड़ेगा। उस तरह से लॉजिस्टिक्स होना चाहिए, सप्लाई चेन होना चाहिए, तभी कोई भी कंपनी यहाँ पे आएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर देख के इन्वेस्ट करेगी, तभी जाके हम लोग यहाँ पे और जनरेट कर पाएंगे रेवेन्यू। आजकल स्टॉक मार्केट का बहुत विज्ञापन आ रहा है, बहुत तरह तरह की कंपनियां जो कह रही है कि कम से कम 500 रुपये ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये स्टॉक मार्केट कितना फ़ायदेमंद है, और क्या सरकार को या गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि लोग इसकी तरफ भी अपना कुछ पैसा उसमें लगा पाए हैं? क्योंकि हमारे पास जो बचाने के जो स्रोत हैं, FD है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, RD है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, PPF अकाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है। इस तरफ क्या करना चाहिए? हम सबको अपना सैलरी से कुछ पोर्शन तो इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि सरकार कुछ ऐसे कर सकती है ताकि लोग सरकार बिल्कुल कर सकती है। जैसे अभी तो उसके अपोजिट में हुआ, FNO पे जो पर लॉट टैक्स बढ़ा दिया गया, पहले कम था, बढ़ा दिया गया। अगर हमको कुछ प्रॉफिट होता है तो हमको उसमें से बहुत अच्छा खासा शेयर हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। पर लॉट साइज़ में हमको पे करना पड़ता है। उसके बाद हम अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम उसको अपने ट्रांजेक्शन में डाल रहे हैं, अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसमें हमको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ओवरऑल हमको एक बहुत बड़ा पोर्शन पे इन्वेस्टमेंट का पे कर देना पड़ता है टैक्स को, जिसको कि कम करना चाहिए। UPI पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो सेफ हो, सिक्योर हो, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? कुछ 2-3 कंपनियों का ही बोलवाला है इसमें। फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू टेल कि हिंदी में, हाँ, हिंदी में, कि सबसे पहले जो है अवेयरनेस नहीं है UPI में। बात, अब छोटी दुकानों में जाइए गांव वगैरह में, तो वहाँ UPI अभी भी बहुत लोग हैं जो एक्सेप्ट करने से हेजिटेट करते हैं। तो वहाँ आपको बताना होगा कि ये सेफ़ है, ये अच्छा तरीका है, बैलेंस डायरेक्ट आपके अकाउंट में चली जाती है। दूसरी पॉइंट ये है कि जैसे कि कंपनियों की बात रही, तो कंपनियाँ हैं वहाँ, उनको आपको इंसेंटिवाइज़ करना होगा। जैसे कि कंपनियाँ हैं तो नई कंपनियाँ तभी आएंगी उस सेक्टर में जब ऑलरेडी आप उसको मोनोपोली बनने से रोकिएगा। आप ऑलरेडी 2-3 कंपनियाँ हैं लगातार अगर वही मार्केट में प्ले कर रही हैं और आप दूसरी कंपनियों के लिए कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं, उनको आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मार्केट सैचुरेट रहेगा, लोग वहाँ नहीं आना चाहेंगे। रोजगार सृजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा तो फिर कमाई नहीं होगी। उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? केवल कुछ 1000 नौकरी निकाल देना रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, उससे तो सब लोग, तो सरकारी नौकरी आसान नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो
मान ली अंजलि यहाँ से निकल के जाती तो उसके सामने 10 लाख का नहीं बल्कि 15 लाख का पैकेज ऑफर हो रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? ऐसा करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? हाँ सर, आपने जैसा अभी बोला कि रोजगार पे बहुत फोकस करना चाहिए, तो गवर्नमेंट आजकल है कि टीचर की वैकेंसीज लेके आ रही है, रेलवेज़ का निकाल के आ रहा है, तो वहाँ पे सारे कैंडिडेट्स उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैटर ये है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं बस उन्हीं को जॉब मिल रहा है, और जो गांव के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को या तो कुछ वैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि उनको भी जॉब मिल सके, क्योंकि अभी भी हमारा जो इंडियन सोसाइटी है जो भी है वो एजुकेशन में उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोग को फोकस ये करना चाहिए कि कुछ ऐसा चीज़ प्रोवाइड करे, क्योंकि जो है अगर एजुकेटेड है वो तो जॉब ले रहे हैं, जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी कुछ वैसा एम्प्लॉयमेंट लाना चाहिए। गवर्नमेंट को बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो पुअर पीपल है उनको इम्प्रूव करना चाहिए, इनकरेज करना। और व्हीकल लोन हर व्यक्ति का सपना होता है, ये गाड़ी हो, घर भी हो, गाड़ी भी हो, ये हर एक शख्स का सपना होता है। 1990 से ये सपना हिंदुस्तान के लोगों ने देखना शुरू किया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। बैंक जो एक बार आपको अगर कर्ज देते हैं तो फिर आपको पाई पाई वसूलते हैं, बेचारे वो भी क्या करेंगे। तो ये जो लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। जितनी हमारी सेविंग योजनाएं थी, एफडी है, आरडी है, पहले एफडी पे 9.5% तक का ब्याज मिलता था, आज 6.5% भी नहीं है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बचत ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए राजनंदिनी की जेब में पैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर 30 तारीख भी है तो इसके पास इतने पैसे हैं कि वो कुछ कर सके, तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? सर, पहले तो हम लोग को एक मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारा सोसाइटी एक इनकम इक्वालिटी फेस करे। कुछ लोग को ज़्यादा ना मिले, कुछ लोग को कम ना मिले, बायसनेस ना हो। जिसका जो स्किल्स है उसके हिसाब से, जो रोज़गार है उसके हिसाब से इनकम को इनक्वालिटी रहना चाहिए, कभी भी बायसनेस के हिसाब से भी नहीं। और सर, और अगर कोई इंसान है, जैसे मोस्टली एज अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, कि कॉर्पोरेट सेक्टर में मोस्टली क्या होता है कि जो लोग स्किलफुल रहते हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल पाते हैं, और जो जिसको स्किल भी नहीं रहते वो अपने कनेक्शन और नेटवर्क के थ्रू उनको नौकरी मिल जाते हैं। और जिसके कारण क्या हो जाता है, जो उसके आप तो एक लो क्वालिटी के आप एम्प्लॉयज़ रख रहे हो, और उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन फिर प्रोडक्टिव भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो आप एक एम्प्लॉय आप हायर करो जो जिसमें क्वालिटी नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या इनपुट एफर्ट करेगा। लेकिन अगर आप कोई एम्प्लॉय को रख रहे हो जिसके पास सारे स्किल्स हैं, और अगर आप उनको एक चांस दोगे, उनको मौका दोगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ तो करेगा ही, वो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय भी ग्रोथ करेगा। तो ये हमारे साथ एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट के प्रबंधन के छात्र और छात्राएं थे, जिनकी सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, और अपेक्षाएं स्वाभाविक हैं, क्योंकि ये वो छात्र हैं कल को इन्हीं छात्रों से सरकार टैक्स वसूल करेगी। जब ये टैक्सेबल हो जाएंगे, जब ये टैक्स के दायरे में आएंगे, तो इन्हें भविष्य की चिंता अभी से सताने लगी है, और जायज़ भी है। सरकार से इनकी मांग है कि टैक्स में रियायत दी जाए, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, ये सारे लोन सस्ते हों। जो बचत की योजनाएं हैं, एफडी है, आरडी है, पीपीएफ अकाउंट है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बहुत कम कर दिया गया है, इसको बढ़ाया जाए, ताकि उनके पैसे पे उनका हक हो। उन्होंने सरकार को अगर टैक्स दिया है तो उस टैक्सेशन का लाभ इन्हें भी मिलना चाहिए। तो ये हमारे साथ एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट के बच्चे थे। काफ़ी इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी है, और अब जबकि 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, एक अहम बजट पेश होने वाला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 में एक बजट पेश किया था, जिसकी चर्चा आज भी हिंदुस्तान में होती है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। सबकी नज़र होगी उनके बजट पे कि वो बजट में क्या देते हैं। हर एक वर्ग को उनसे अपेक्षा है, लेकिन जो सर्विस क्लास है और वैसा तबका जो एक अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को दे रहा है, इन सब की उम्मीद है कि क्या सरकार उनके लिए कुछ राहत देती है, या फिर ये बजट एक आम तरह का बजट होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में। ये एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, और जाहिर सी बात है कि अगर ये प्रबंधन संस्थान है तो यहाँ के बच्चे, यहाँ के छात्र और यहाँ के प्रोफेसर या यहाँ के रजिस्ट्रार या टीचर प्रबंधन की बारीकियों को आसानी से समझ रहे होंगे, और वो इस बात को आसानी से व्यक्त भी कर पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट की डॉक्टर प्रीति है, सीधे उनसे बात हम करेंगे। 1 तारीख को बजट आने वाला है मैडम, आप खुद टैक्स
गवर्नमेंट को दे रही होंगी। 1 तारीख को बजट पेश होने वाला है। पहला सवाल आपसे यही है, सीधा सा सवाल ये है कि क्या अपेक्षा है इस बजट से आपको? जी, हम भारत में सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहां हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है और हमारा लेबर एक्सपेंडिचर उससे कम रखने की बात हो रही है। अगर हम बात करें सर्विस क्लास की, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स का बर्डन है, अगर हाईएस्ट ब्रैकेट की बात की जाए तो 30% ऑफ देयर सैलरी दे आर पेइंग एज टैक्स, उसके ऊपर 18% जीएसटी। अगर हम कैलकुलेट करें तो 45% से ऊपर अपने इनकम का हम टैक्स में सरकार को दे रहे हैं, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ देयर टोटल अर्निंग। तो इतना जब बड़ा अमाउंट हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं तो हमारे पास जो खर्च करने के लिए डिस्पोजेबल इनकम हाथ में रह जाता है वो बहुत कम अमाउंट है। अगर डिस्पोजेबल इनकम आम जनता के हाथ में और सर्विस क्लास के हाथ में बढ़ता है तो उनकी प्रोपेंसिटी टू स्पेंड बढ़ती है, जिससे इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। इसका असर आप FDIs पे भी देखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स पे भी देखने को मिलता है। अगर डिस्पोजेबल इनकम सर्विस क्लास के हाथ में बढ़ता है तो हम इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, हम कॉरपोरेट हाउसेस को अट्रैक्ट करते हैं कि वो नए कंपनीज़ और हमारे देश में इन्वेस्ट करें। इंडिया अट्रैक्टिव बनेगा, हब बनेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मुझे लगता है सरकार को इस पे थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है, रीथिंक करने की ज़रूरत है, टैक्स बर्डन को थोड़ा कम करने की, सो दैट डिस्पोजेबल इनकम सर्विस क्लास के हाथ में बढ़े। ये सर्विस क्लास और हम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जिनके 2 बच्चे हैं, मे बी ह्यूज अमाउंट आप अपने टैक्स में पे कर दे रहे हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में भी ट्यूशन फीस थोड़ा रिबेट दिया जा सकता है, उस पर भी प्रॉबेबली रीथिंक करने की ज़रूरत है। एक बात हम हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि आप जो डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रही है, ये क्या है? थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ इसको तो। जी, टैक्स पे करने के बाद आपके हाथ में जो पैसे बच जाते हैं, जिसको आप अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के लिए खर्च करते हैं, आप अपने हाउस होल्ड के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए, परचेजिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए खर्च करते हैं, वो अमाउंट आपके पास कम बच जाता है, क्योंकि आप एक बड़ा अपने अर्निंग का पोर्शन सरकार को दे देते हैं एज अ टैक्स, जिससे सरकार देश चलाती है। तो वो एक ह्यूज अमाउंट है जो एक सर्विस क्लास गवर्नमेंट को पे करता है। उस टैक्स के अलावा हम जीएसटी पे कर रहे हैं, हर परचेजिंग में, हर सर्विस में हम जीएसटी पे कर रहे हैं। तो अगर वो दोनों आप ऐड करेंगे तो वी आर एंड अप द हायर टैक्स पेयर्स आर एंडिंग अप पेइंग मोर देन 45% ऑफ देयर अर्निंग टू गवर्नमेंट। मैडम थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए इसको। हमें और भी चीज़ों पे रीथिंक करने की ज़रूरत है, प्रॉब्ली ग्रीन इनिशिएटिव्स, जिसमें हमें रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें तो प्रॉबेबली टेक्निकल एजुकेशंस या स्टार्टअप्स को ज़्यादा प्रमोट करने और स्टार्टअप्स को ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जिससे इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश में बढ़े। FDIs बढ़ाने पर फोकस करने की अभी आवश्यकता है। अभी जो नौकरी पैसा है या जो व्यापारी वर्ग है, उसकी शिकायत ये है कि मार्केट में लिक्विड नहीं है, पैसा नहीं है, करेगी बस चीज़ें दिख रही हैं लेकिन ज़मीन पे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि प्रोपेंसिटी टू स्पेंड नहीं है हमारे पास ज़्यादा। हमारी इनकम जो हाथ में बच रही है वो टैक्स पे करने के बाद काफ़ी कम हो जाती है। प्लस अगर आप कुछ भी परचेस करने जाते हैं तो उसके एक्चुअल अमाउंट के साथ GST ऐड हो जाता है, तो लोग जितना खरीदना चाहते हैं उससे कम खरीद रहे हैं, जितना स्पेंड करना चाहते हैं उससे कम स्पेंड कर पा रहे हैं। तो इसका असर, खासा असर देखने को मिल रहा है। जी, आपके यहाँ जो छात्र हैं वो एजुकेशन लोन लेके भी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो क्या चाहते हैं जो एजुकेशन लोन है जो छात्रों का, उसमें कितनी कमी होनी चाहिए? क्योंकि उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे निजी बैंक हो। वो कर्ज तो दे देते हैं लेकिन फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इस बारे में आपकी क्या सोच है? जी, गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स की तरफ से, बिकॉज ये बहुत बड़ा सपोर्ट है जो एजुकेशन लोन उन्हें मिल जाता है, बट जैसे ही उनकी नौकरी होती है और कोर्स पूरा होता है तो उन्हें वो लोन एक इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है। आई थिंक गवर्नमेंट को उसमें थोड़ा सा रीथिंक करने की ज़रूरत है, थोड़ा ईज़ देने की ज़रूरत है टाइम ड्यूरेशन में, सो दैट वो अपना प्लेसमेंट के बाद उनकी अर्निंग, एक अच्छी अर्निंग शुरू हो जाए, फिर उन पे वो बर्डन आए पे करने का। बिकॉज जैसे ही आपका कोर्स पूरा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर LM मिश्रा में 4th सेमेस्टर आते आते लगभग सारे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो जाती है और उनकी ज्वाइनिंग कोर्स कंप्लीट होने के बाद होती है, तो वो एक ड्यूरेशन थोड़ा सा गवर्नमेंट को थोड़ा ईज देना चाहिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर प्रीति LM मिश्रा इंस्टीट्यूट से थी। इन्होंने
जो मध्यम वर्ग है, जो सर्विस क्लास में आता है, उनकी जो व्यथा है, उनकी जो पीड़ा है और उनकी जो वित्त मंत्री से अपेक्षा है, इन तीनों को उन्होंने काफ़ी विस्तार पूर्वक आपके सामने रखा है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब 1 फरवरी को केंद्रीय मंत्री बजट पेश करेंगी तो इसका ध्यान भी रखा जाएगा। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।